नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि आयुष यादव गैंग ने एक नाबालिग को डरा धमकाकर उससे करीब 14 लाख रुपए और घर में रखे सोने चांदी के जेवर निकलवा लिए। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक अचानक बड़ी मात्रा में पैसे खर्च कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आयुष यादव गैंग कथित रूप से सरकंडा क्षेत्र की एक नाबालिग को लंबे समय से डराकर उससे पैसे और जेवर मंगवा रहा था और उन्हीं पैसों पर अपने साथियों के साथ ऐश कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आयुष यादव सहित उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। यह पोती है, वो नाबालिग है। उनको अपना दोस्ती यारी करके स्कूल तरफ से एक जो फर्जी गैंग है जो हमेशा चोरी चंडाली जिसके अगेंस्ट में यहाँ भी थाना में कल देखा गया 6-7 केस और हैं, उसका नाम है आयुष यादव। और पुलिस इंक्वायरी में फिर उन लोग 4-5-6 आदमी का अपना गैंग का नाम बताया और मेरी बच्ची को डरवा के धमका के और मेरे एक छोटे लड़के को बजरंग चौक के पास गए थे, मेरे घर से जो करीब 25-30 मीटर की दूरी में है। तो वहाँ बैंक के पैसा के लिए मैं ATM के लिए लड़की को भेजा था, 5,000 रुपये निकाली थी, उसको छीन लिया। और मेरी छोटी जो उसके साथ में जो गई थी 6 साल की लड़की, उस लड़की का गले में चाकू दिखाया, जिसको पुलिस वाले को भी हम लोग बता चुके हैं। और उसको लड़की के पास वो लड़का भेजा आयुष यादव, बोला इसको देख लो, मेरे को मालूम है कि ये DAV स्कूल में पढ़ते हैं। अभी तो खाली चाकू देख रहे हो, उसके बाद इसका ना चेहरा तुम लोग नहीं देख पाओगे, मैं गायब कर दूंगा, नहीं तो कल इतना लाख रुपए ला के देना। अब वो लड़की जो बता रही है हमको कि उस डर से वो लोग उसका इतना दोहन किया, भय आतंक। और हमारे परिवार में बोला, यहाँ तक के बोला कि जो तुम्हारा मई में 26 मई को एक्सीडेंट हुआ है उसको मैं करवाया, तेरे दादी का एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट थी 3-4 दिन तक के, बोला मैं करवाया हूँ। तुम्हारे मतलब लड़का कौन है? आयुष यादव। कहाँ रहता है? ये सीपत में रहता होगा, इसके पिताजी सीपत में SI हैं। और उसी के चलते यहाँ के थाने वाले उसको बचाने के लिए, मेन का नाम ही नहीं, कहीं पे कोई जब्ती भी नहीं है, कल कबूल भी किया है हमारे सामने में, ये है हम दे देंगे। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि जो सामान गया है उसकी पूरा जब्ती करके पुलिस इंक्वायरी करे, हमको एक ठो अंगूठी या एक ठो चैन दे करके जो कितना सामान गया होगा? हमारा सामान तो गया है, बैंक से जो रिकॉर्डेड है वो 14.5 लाख रुपया गया है। और करीब ये लोग जितना हमको याद आया है, देखे हैं, ये लोग खुद बोले जाके देखे, कुछ सोना भी हुआ है। तो सोना हुआ है पुलिस ने तभी बताया जब इनको कहीं से पता चला होगा, नहीं तो हम लोग तो सोना तरफ ध्यान नहीं थे, इस कैसे में नहीं जानते थे। तो घर जाके मैसेज वो देखे तो वहाँ से 450 ग्राम तो के लगभग। इस मामले में पहले भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है क्या? कुछ लोग को और गिरफ्तार किया गया क्या? इसमें वो लोग ला के रखे हैं ना, वो जो कितने का कैश और सोना मिला के कितने का सामान है? अब सर देखे 4, 1.5, 6, 60, 70 लाख का तो हो गया, करीब 100 करोड़ का होगा। ठीक है, आज की रेट से अकाउंट से पैसे निकल रहे थे जी, आपको पता नहीं चला? नहीं चला सर, काहे कि मैं तो 4-5 बीमारी से पीड़ित हूँ। लकवा मेरे को ये है, प्रोटेस्ट मेरे को है, CB क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर है, ये है, तो मैं अस्वस्थ रहता हूँ हमेशा। तो ये लड़की थोड़ी बड़ी है, तो ये थोड़ा चंचल है, हैं। तो मैं इसको सब चीज़ इन्हीं के हाथ से करवाता था। कोई बीमार पड़ गए तो अस्पताल ले जाते हैं, किसी के लिए दवाई यही आता है, साग सब्जी के लिए अपने दादी के साथ जाके ये गाड़ी चलाते ले जाता है। फीस भी पटाना रहेगा स्कूल का तो इसको साथ लेके जाता हूँ, कहा कि मेरे हाथ से नोट ऊपर नीचे भी हो जाता है। मैं बहुत अस्वस्थ हो चुका हूँ, मेरी उम्र 77 साल की है, 78 होने वाला है, रनिंग है 78, तो अब कर नहीं सकता, तो मेरे हाथ पाँव हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक्सटॉर्शन का मामला था। एक प्रार्थी जो है उनकी पोती के साथ कुछ लोग मिलकर उनको एक्सटॉर्शन कर रहे थे, भया धोन कर घर में रखे ATM के माध्यम से रुपए निकलवा कर ले रहे थे और लगातार उनके द्वारा करीब 14,50,000 के आसपास उन्होंने रुपए निकलवा लिए हैं उसके ATM से। और साथ ही घर में रखे हुए जेवरों को भी इन लोगों ने डरा धमकाकर उससे प्राप्त कर लिया है। और इस संबंध में अभी प्रथम दृष्टिया जो जानकारी प्राप्त हुई, आयुष यादव और उसके साथी जो है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।
दंतेवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री छविंद्र कर्मा ने जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा द्वारा कराए जा रहे बस्तर पडुम पर नाराजगी जताई। छविंद्र कर्मा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दंतेवाड़ा में हुए बस्तर पडुम में 6 करोड़ 14 लाख खर्च कर दिए गए, जो पूरी तरह पैसे की बर्बादी है। इन 6 करोड़ रुपयों से दंतेवाड़ा के अंदरूनी गाँव में बाढ़ से ध्वस्त हुए कई पुल और सड़कों को बनाया जा सकता है। छविंद्र कर्मा ने आदिवासी होने के तौर पर बस्तर पडुम मनाए जाने के तरीके पर भी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि आदिवासियों के लिए कंडुम यानी एक धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं वाला त्योहार है, जिसे हर नई फसल के आने पर जंगलों में आखेट कर मनाया जाता है, न कि इस तरह नाच गाना करके। भाजपा इस तरह से नाच गाना करवा कर आदिवासियों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वो लगातार आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। बस्तर पडुम के नाम से, आदिवासियों के नाम से लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, जिसका आपने पिछला ताज़ा उदाहरण देखा होगा, जिसमें 6 करोड़ से ज़्यादा का बजट गृह मंत्री अमित शाह के आने से खर्च किया गया, जबकि हमारे यहाँ दंतेवाड़ा जिले में 2 साल के सरकार में 2 साल के कार्यकाल में आज ग्राम पंचायतों में देखेंगे एक भी काम किसी भी पंचायतों में नहीं चल रहा है। लगातार गांव के जो सरपंच है गांव की समस्याओं को लेकर कलेक्टरों से मिल रहे हैं, बजट की मांग कर रहे हैं, निर्माणों के संबंध में हो, चाहे किसानों के संबंध में हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात करें। जितने भी जो शासन की योजनाएं पहले कांग्रेस की सरकार में चली, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से लगातार वो बंद है। हमारे यहाँ इस प्रकार के नाच गाने का रिवाज नहीं है और ये हमारे पडुम नहीं है। ये सिर्फ आदिवासियों को ठगने के लिए, छलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पक्ष में आदिवासियों को कैसे किया जा सकता है और उनका कैसे फायदा उठाया जा सकता है, उनके नाम से कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है, यही उनका उद्देश्य है। इसके अलावा उनका आदिवासियों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई अच्छी सोच नहीं है, ना पहले थी ना आगे होगी। ये सिर्फ उनके अपने फायदे के लिए है। तो हम इसका मैं मतलब आपके माध्यम से मैं उनको चेतावनी देता हूं कि हमारे आदिवासियों को ठगना बंद करें, अन्यथा हमारे जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, उसका अपमान के खिलाफ में आप लोगों के खिलाफ में हम लोगों को रोड पे आने पे मजबूर हो जाएंगे। बिलासपुर जिले के रतनपुर पेंड्रा मुख्य मार्ग पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। पेंड्रा से यात्रियों को लेकर बिलासपुर लौट रही पुष्पराज बस अचानक बांसा झाल चपोरा आश्रम के पास नाले पर बनी पुलिया के बीचों बीच फंस गई। पुल के क्षतिग्रस्त होकर टूट जाने से बस आगे नहीं बढ़ सकी। घटना के समय बस में करीब 35 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि सभी यात्रियों ने समय रहते बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार पुष्पराज बस क्रमांक CG10 G1464 रविवार को पेंड्रा से बिलासपुर की ओर आ रही थी। जैसे ही बस बांसाझाल चपोरा आश्रम के समीप नाले पर बनी पुलिया पर पहुंची, पुल का बीच का हिस्सा अचानक धंस गया। बस उसी स्थान पर फंस गई और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए मौके पर दहशत का माहौल बन गया और लोगों की सांसें थम गई। बस चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस पलटने से बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए तथा राहत कार्य में मदद की। पुल टूटने के बाद बिलासपुर पेंड्रा मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। यह पुल इस मार्ग का प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दुर्ग में जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने सराहनीय पहल की है। फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद छात्रों को स्कूल बैग का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। आपको बता दें कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंद स्कूली बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न हो। फाउंडेशन के अध्यक्ष शेख हारून ने बताया कि संस्था जरूरतमंदों की आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराने का काम करती है।
दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, कान की मशीन सहित अन्य जरूरी सुविधाएं भी फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। फाउंडेशन का कहना है कि समाज के जरूरतमंद वर्ग की मदद करना ही संस्था का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को स्कूल बैग वितरण की इस पहल को भी इसी सेवा अभियान। ये प्रोग्राम बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जो आप बैनर में पीछे देख सकते हैं, इसने ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मुआशरे में, समाज में जो स्लम एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी नीड्स होती है और सरकार की तरफ से जो है वो सारी नीड्स पूरी नहीं हो पाती है, तो समाज के वो लोग जो उन नीड्स को देखते हैं और उन्हें लगता है कि हम अपने तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, हम अपने तरफ से कोई मदद कर सकते हैं, तो वो इस सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं और वो अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसी का एक जो है ये प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया है उससे हम लोगों ने बच्चों को जो है बैग आज डिस्ट्रीब्यूट किया। संदेश यही है कि मतलब जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं जो बच्चे, तो उनका पढ़ाई के वजह से, मतलब पैसे की कमी की वजह से पूरा हो नहीं पाती उनकी पढ़ाई ठीक से। और कुछ किताब है, महंगी हो गई है पढ़ाई आजकल, इस वजह से क्या है, थोड़ा सा हम लोग ये फाउंडेशन जो है हमारी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, ये गरीबों के लिए मतलब हर फील्ड में काम करती है। ये शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में, सभी टाइप में काम करती है ये। तो आज इसी विषय पे, मतलब इसी कड़ी में, तो आज ये अपना स्कूल बैग, स्कूल किट है, उसमें मतलब पुस्तक भी है, कॉपी है, कंपास है, पेन है, पेंसिल है, इसमें मतलब पूरा किट एक दिया गया है बच्चों को बैग के साथ। कितने बच्चों को दिया गया है? आज तो दिया है करीब 30 बच्चों को। आज 30 बच्चों को। 30 बच्चे का मुस्लिम है कि जी? 30 बच्चों में सभी मुस्लिम है? नहीं, दीगर कौम के हैं इसमें 10-12 बच्चे मतलब नॉन मुस्लिम भी है। मतलब जाति धर्म के नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए काम करती है ये फाउंडेशन, सबके लिए काम करती है, ऐसा कोई नहीं है। दुर्ग के चरोदा में सिद्धार्थ ढोल हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग तेज हो गई है। मामले में मृतक के पिता शंकर ढोल और बड़े भाई शंभुनाथ ढोल पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। परिवार का आरोप है कि घटना को करीब 4 साल बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई है और उन्हें न्याय का इंतजार है। परिजनों ने पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल 12 अगस्त 2022 को सिद्धार्थ ढोल की मौत हुई थी। अब इस मामले में मृतक के परिजनों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाया है। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम के दौरान विसरा और अन्य जरूरी अंगों को एफएसएल जांच के लिए नहीं भेजा गया। उनका दावा है कि इससे वैज्ञानिक जांच प्रभावित हुई और मामले की जांच लंबी खिंचती चली गई। परिजनों के मुताबिक जांच में सामने आई चिकित्सकीय और वैज्ञानिक रिपोर्टों में मृत्यु के करीब 17 घंटे बाद शरीर से रक्त बहने और पोस्टमार्टम के दौरान रक्त के रंग में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज है। परिवार का दावा है कि सिद्धार्थ के फोटोग्राफ इन निष्कर्षों से मेल नहीं खाते। इसी आधार पर परिजन मामले के निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। 60 साल पहले से मैं यहाँ पर था और मैं लड़का लोग को लेकर, परिवार लेकर मैं सब्जी धंधा करके जी रहा था। इसी बीच में मेरा लड़का का हत्या होता है 4 साल पहले। तो इस हत्या का जांच भिलाई चिरी थाना किया मनीष शर्मा था। इसने क्या किया, मेरा एफआईआर तक आज तक हुआ नहीं। जो लोग झूठ गवाही दिया है उन्हीं का पंचनामा में एक केस को लेपापोती करके मैजिस्ट्रेट को, प्रधानमंत्री को, मैं दिल्ली तक गया था, जंतर मंतर में भी जाके बैठा था धरना। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने इनके आदेश दिया था कि बाबा का न्यायिक जांच दिलाओ। आज 2 साल होते जा रहा है, कुछ भी जांच नहीं। खाली जब जाओ तब बोलता है जांच चल रहा है। क्या सर, 90 दिन में इसका जांच का भी करना चाहिए। इतना संवेदनशील हत्या का मामला है। एसडीएम साहब लिख के भेज दिया थाना में कि भैया इसका जांच करो सही से, तो मारा लग रहा है, तो भी ये लोग कुछ नहीं कर रहा है। और मेरे को झूठ मूठ के मेरा लड़का को परेशान करके कितना बार डॉक्टर अंकिता कामरे से पूछा कि मेरा 1 यूनिट ब्लड ले लीजिए और 17 घंटा पानी का अंदर में रख के अगर खून का रंग लाल रहता है तो मैं मान जाऊंगा कि मेरा लड़का भाई डूब के मरा है। लेकिन ये चीज़ भी नहीं कर रहा, उल्टा मेरा लड़का को 151 धारा में जेल भेज दिया अंकिता कामरे। मैं अंकिता कामरे को बुलाना चाहता हूँ, ये आप लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंस के सामने में मैं 17 घंटे यहाँ बैठा रहूँगा, उनका एक डॉक्टर का एक स्टाफ बैठा रहेगा। 17 घंटे के बाद अगर खून का रंग लाल रहेगा तो मैं समझूंगा मेरा लड़का डूब के मरा। मैं ये कानून प्रशासन का, ये पुलिस का चमचागिरी मैं सुनने वाला नहीं हूँ। मैं यही मेरा निवेदन है। और आप लोग से मेरा सबसे बड़ा निवेदन ये है, मेरे को लड़का का न्याय दिलाइए, नहीं तो मैं यह जान दे दूंगा, मैं आत्मदाह कर दूंगा। मैं ऐसे 3 दिन हो गया भूखा प्यासा, न खाना पीना खा रहा हूँ, पानी जा रहा है,
मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा शरीर का हालत देख लीजिए क्या हाल है सर। तो क्या डॉक्टर वगैरह आए थे चेकअप के लिए? कल कल डॉक्टर आया था, लेकिन डॉक्टर को मैं क्या दिखाऊंगा? मेरा दुख के अंदर का दवा कौन देगा? डॉक्टर को मेरा ये बीमारी दूर कर सकता है क्या? तो अभी दिल्ली से रिपोर्ट आई है, उसमें भी पुष्टि हो रही है डूब के। हाँ, वो दिल्ली से आया है, झूठ बोल रहा है सर। इतना दिन से कुछ नहीं हुआ, जांच चलते हुए साक्ष्यों को मिटाना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा जुल्म है, वो आप लोग सोचिए। पुलिस वालों द्वारा यहाँ बताया गया कि दिल्ली की रिपोर्ट है, तो दिल्ली की रिपोर्ट हम किस आधार पर माने? भाई कोई किसी प्रकार के बॉडी का ऑर्गन्स और सारे बॉडी को मिटा दिया गया, ऑर्गन्स मिटा दिया गया। अब तुम किसी न किसी भाई एक साक्ष्य को लेकर उस पर जांच करोगे कि हवा हवाई बात करोगे कि भाई ऐसा है वैसा है, वो तो मान्य नहीं है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, 1 यूनिट ब्लड की आप जांच कर ले। क्यों आपको लगता है कि हत्या हुई है? भैया ये 17 घंटे बाद एक चोट है, चोट में ताज़ा खून का बहना है, 1 किलोमीटर बॉडी बह के गया है, वहाँ पर बॉडी में एक खरोच नहीं है। तो अगर हत्या नहीं है तो 4 साल से लोग को एसडीएम कोर्ट में पेश क्यों नहीं कर पा रहे? जांच चल रहा का हवाला दे रहे हैं। ये पुलिस वाले जो है, ऐसे बहुत सारे इसमें कारण है। इसका सीडीआर रिपोर्ट निकला है, 12:49 में जंजगिरी का लोकेशन दिखा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आज भी जांच कर ले, एकदम प्रैक्टिकल जांच कर ले। जैसा मेरे भाई के बॉडी और उसके शरीर से ताज़ा खून का बहना था, वो यहाँ पर 17 घंटा वो लाल रख के दिखा ले तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई मेरा भाई दुख के खत्म हुआ है। तो अभी छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या कहना है? छत्तीसगढ़ पुलिस ही के इसमें खेल है। अपराधी को और अधिकारियों को अब क्यूरी जांच में लिख के आया कि 17 घंटे मृत व्यक्ति खून का बहना संभव नहीं है। उस चीज को हरीश पाटिल सीएसपी लिख रहे हैं कि यह संभव है, कैसे कर दिए सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़। उसके बाद जब आप जांच चल रहा है 4 साल तक, तो ऑर्गन्स को मिटाने वाली वो डॉक्टर कौन है, उसको किसने अधिकार दिया, कौन अधिकारी कहने पर वो ऑर्गन्स को मिटा दी, ये सब जांच का विषय है ना सर। उनके ऊपर 238 के तहत अपराध दर्ज होगा। जिस टाइप से अगर हत्या हुई आप जैसे बोल रहे हैं जी, तो क्या आपको किसी पर शक है? हाँ बिल्कुल, वो तीनों जो गवाही दी है, हत्या चोरी करने के बाद तो झूठी बोलेगा, तो वही है। तीनों जो गवाही दी है, दो आदमी फरार है उसमें। और डॉक्टर रिपोर्ट में भी आया है उस समय का 12 अगस्त के दिन का मनीष शर्मा जो तात्कालिक पीआई था, उसको मैंने बोला था कि आप भाई उस रास्ते की कैमरा फुटेज निकालिए। अब उस क्यों नहीं निकाला? मेरे को बोलता है कि तेरे को जेल में डाल दूंगा, मेरा कट्टा छीन रहा था। मैं क्या पागल हूँ सर? उसके कट्टा छीनने जाऊंगा पुलिस थाने के अंदर? अब मुझे लोगों ने बताया कि मनीष शर्मा से विजय शर्मा का रिश्तेदारी है, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ना कोई इस संवेदनशील मामला को दबा नहीं सकता है, मुझे लोगों ने बताया। दुर्ग जिले के जेवरा चौकी क्षेत्र में देर रात लूटपाट का विरोध करने पर बेखौफ बदमाशों ने उप सरपंच तुमा कला की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान तुमकाला निवासी प्रकाश सिंह कश्यप 47 वर्ष के रूप में हुई है, जो क्षेत्र के उप सरपंच है। प्रकाश अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ भिलाई स्थित सूर्या मॉल घूमने आए थे। देर रात वापस लौटते समय करहीडी से चिखली मार्ग पर वे रास्ता भटक गए, जिसके कारण उन्हें घर पहुंचने में देरी हो गई थी। रात लगभग 2 बजे सुनसान राह का फायदा उठाकर 4 अज्ञात युवकों ने उन्हें घेर लिया और जबरन मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे। जब प्रकाश सिंह कश्यप ने लूट का कड़ा विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। इसी दौरान एक बदमाश ने चाकू निकालकर प्रकाश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल प्रकाश की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तुमाकला निवासी प्रकाश सिंह कश्यप जो वहाँ के उप सरपंच हैं, अपने 2 दोस्तों के साथ कल संडे को वो मॉल घूमने आए थे और घूमने के पश्चात वो यहाँ से रास्ता भटक गए और रास्ता भटकने के दौरान रात के लगभग 2 बजे वो करेडी से चिखली के बीच में जो धंधा की मुख्य सड़क है वहाँ पर निकले। इसी दौरान पीछे से 4 अज्ञात लड़के आकर के और उनके साथियों के साथ उनके द्वारा मारपीट किया जाकर के मोबाइल और नकदी 4000 रुपये लूटा गया है। प्रकरण में प्रकाश सिंह कश्यप को बीच बचाव के दौरान और रजिस्ट करने के दौरान इनको किसी चाकू जैसे किसी हथियार से उनको चोटें आई थी। पुलिस को जैसी सूचना मिली, पुलिस के द्वारा घायल जो प्रकाश सिंह कश्यप थे उनको शंकरा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध कायम किया जा करके और उनकी पतासाजी की जा रही है। हम शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। रिसाली में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आप कार्यकर्ताओं ने रिसाली बिजली ऑफिस का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में
मरोदा वार्ड के बड़ी संख्या में रहवासी भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आपने बिजली विभाग से जवाबदेही तय करने और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों के समक्ष विरोध दर्ज कराया। अब देखना होगा कि बिजली विभाग की ओर से इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की जाती है। गरीब आदमी या कोई भी हो, ये किसके अनुमति से मीटर चेंज किए? घर हमारा, मीटर चेंज करने के लिए इनको कौन अनुमति दिए? हम तो नहीं दिए। हमारा सिग्नेचर हो, हमारे परिवार से कोई सिग्नेचर साइन हो, उसको ये दिखाएं। बात रही दूसरी है कि 400, 500, 300 रुपया बिल आता था हम लोग का, आज 2500, 3000 रुपया हम लोग भर रहे हैं। काम धंधा करने वाले हम लोग गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। काम धंधा छोड़ करके इनके यहाँ रोज रोज तो चक्कर काटेंगे नहीं। ये बिल पे बिल पकड़ाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समाधान है, कैसे होगा? अब ये लोग बताएं। यही साहब है कि यही साहब है तो बता करके दे करके अपना विवरण चले गए। मगर हम लोग तो इतना काम धंधा बंद करके अपने घरों में ताला बंद करके दिन भर मजदूरी में रहते हैं। बिल कहाँ से आ जा रहा समझ नहीं। दूसरी बात है कि विद्युत मंडल ने ये ठेका पे दे रखा है, बिजली वसूली ये ठेका पे दे रखा है। ठेकेदारों ने अनाप शनाप जो है बिल वसूली कर रहे हैं और इनकी शासन प्रशासन के सब मिली भगत है। और सरकार जो है, हमारे राज्य की सरकार जो है निकम्मी है, न इस पे ध्यान दे रही है, न गरीबों पे ध्यान दे रही है, न जनता। इनको केवल वोट चाहिए। जब वोट आता है, इलेक्शन आता है तो इनको याद आता है, पब्लिक याद आती है। देखिए, कोई पहली बार हम बिजली विभाग के खिलाफ, स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम बिजली विभाग के पास नहीं आए हैं। ये तीसरी बार हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने पहुंचे हैं। इसके बाद अब कोई ज्ञापन नहीं होगा। इसके बाद बिजली विभाग को हम आसानी से काम ही नहीं करने देंगे। इनको इतना परेशान कर देंगे कि ये लोग भी सोचेंगे कि यार हमने स्मार्ट मीटर लगा के बड़ी गलती कर दी है। करने वाले ये हैं हम ये कि अगर इन्होंने दोबारा बिजली का बिल भेजा, कुछ भी उठपटांग बिल भेजा, तो हम लोगों के घर में डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ देंगे। और 4 दिन का मात्र हमने इनको मोहलत दिया है। और जिस तरह से यहाँ पे जो उपस्थित अधिकारी हैं जिन्होंने जवाब दिया है कि हम बीपी नंबर देख के चेक करेंगे, बीपी नंबर देख के चेक करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट मीटर को हटाने की जरूरत है। स्मार्ट मीटर जब तक हटेगा नहीं तब तक ये सारा करेक्शन होने वाला नहीं है। तो जितनी गड़बड़ियां हैं, देखिए स्मार्ट मीटर में बहुत सारी गड़बड़ियां इस प्रकार की है कि मीटर बंद रह रहा है फिर भी रीडिंग चालू रह रही है। कि उतना ही यूनिट पहले पुराने मीटर में आ रहा था जिसका बिल 200-400 रुपए आ रहा था, अब उसी का बिल सीधे 800-1000 रुपए, 1200 रुपए, कहीं कहीं पे तो 2-2 लाख रुपए भी बिल आया है। मेरे घर का खुद का ही मैं आपको बता देता हूँ, 3000, 3500 बिल आता था, 15000, 20000 रुपए बिल आ रहा है। तो ये मीटर में गड़बड़ी है और मीटर में गड़बड़ी के साथ साथ सरकार की नीयत में गड़बड़ी है। ये सारा पैसा विष्णु सिद्धदेव साय जी के जेब में जा रहा है। चोरी कर रहे हैं, हमारे घर से डाका डाल रहे हैं। ये चोर सरकार है, इसको सबक सिखाएंगे। अगर उन्होंने समय रहते शोध नहीं लिया तो प्रदर्शन बहुत ही उग्र हो सकता है। जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। आज यहाँ पे आए हुए लोग सारे उपभोक्ता हैं, कोई भीड़ का हिस्सा एक भी व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। आज इन्होंने अपना आक्रोश प्रदर्शन कहा जाए तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया है। इनको उग्र होने से पहले सरकार को होश में आना जरूरी है। अगर होश में नहीं आई तो इसका परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार है। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो सरप्लस राज्य है। बिजली हमारा, कोयला हमारा, पानी हमारी, और जो विद्युत कंपनी बिजली का उत्पादन करती है वो भी हमारा है। हमारे छत्तीसगढ़ से बिजली का उत्पादन होने के बाद 5 राज्यों में भेजा जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। जिस राज्य में बिजली का उत्पादन हो रहा है उसी राज्य की जनता आज बिजली की महंगाई के बोझ से दबी जा रही है और परेशान है। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पहली बात यह है जो कि स्मार्ट मीटर जब लगाया जा रहा है तो घर वालों से बिल्कुल भी पूछा नहीं जा रहा है। मनमाने तरीके से कुछ भी बिल भेज दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे नेवई भाटा में 2 ऐसे साथी हैं जिनके यहाँ 2 लाख रुपए बिजली का बिल आया हुआ है, जो कि एक गरीब परिवार से है और सिर्फ दूध बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। वो ऐसे क्या बिजली का उपभोग कर रहे होंगे जिनके पास 2 लाख रुपए बिजली का बिल आ रहा होगा। तो हमारी मांग सिर्फ यही है कि सबसे पहले चीज जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है उसको हटाया जाए और हमारा पुराना मीटर वापस लगाया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि जब तक स्मार्ट मीटर नहीं हटाया जाता तब तक हमको निर्विरोध रूप से बिजली की आपूर्ति की जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो बिजली स्मार्ट मीटर लगाने के बाद में जो बिजली बिल आया हुआ है उसकी जांच हो और जो अतिरिक्त राशि हमसे वसूली की गई है उसको वापस किया जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि जब स्मार्ट मीटर लगाया जाए तो जनता से पूछ करके उनकी अनुमति लेने के बाद ही स्मार्ट मीटर लगाया जाए। और हमने आज यहाँ पर रिसाली में विद्युत विभाग का घेराव किया है
और 4 दिन का उनको समय दिया है। अगर 4 दिन के अंदर उन्होंने स्मार्ट मीटर नहीं हटाया, उसकी जांच नहीं की, तो हम 5वें दिन पुनः आएंगे और उनके स्मार्ट मीटर को ला करके उनको वापस यहीं पर पटक के जाएंगे। उपभोक्ताओं के द्वारा जो स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायत की जा रही है, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके स्मार्ट मीटर में कोई भी समस्या है तो आप उसकी शिकायत लिखित में बिजली विभाग में दीजिए। उसके अगेंस्ट में हम वहां पर चेक मीटर लगवा के आपका रीडिंग को चेक कराएंगे। अगर स्मार्ट मीटर में खामी है तो हम उस स्मार्ट मीटर को भी चेंज करवाएंगे। अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो भी हम रिजॉल्व करवाएंगे उसका। और आपके अगर स्मार्ट मीटर के कारण कोई बिजली में गड़बड़ी हुई है, आपको लगता है कि बिजली बिल ज्यादा आया है, तो हम उसकी बिल्कुल जांच करवाएंगे और जो भी आपका सही मीटर रीडिंग के अनुसार जो बिल होगा वही बिल आपको दिया जाएगा। लेकिन आक्रोश में जो अभी सामने लोग खड़े हैं, जी मैं वही कह रहा हूँ कि आप सर उनका बीपी नंबर दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ मेरे को लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, जितने भी कंज्यूमर आपके पास, आप लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, हम उसकी जांच करवा देते हैं। और मीटर की जांच होने के बाद जब उनको संतुष्टि हो जाएगी कि मेरा मीटर ओके है, तो आप उसको बिल्कुल। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।